नेता कांग्रेस के हैं जिनका एक नहीं दो हेलीकॉप्टर है। वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। देश को गुमराह करना ये कांग्रेसियों की आदत, ये विपक्ष की आदत। लोकसभा चुनाव का रण तेज हो गया है। दोनों दलों से दिग्गज चुनावी मोर्चे पर उतर चुके हैं। चुनावी लड़ाई विकास बनाम विकास पर फोकस हो रही है। भाजपा डबल इंजन की सरकार के काम गिना रही है और विकास बनाम विनाश के नारे पर चुनावी मैदान में है। भाजपा के नेता लोगों को ये बताने में जुट गए हैं कि प्रदेश और देश में विकास भाजपा की सरकार बनने के बाद ही हुआ है। भाजपा विकास पर कांग्रेस को रिपोर्ट कार्ड जारी करने की खुली चुनौती भी दे रही है। बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हैं जिनका एक नहीं दो हेलीकॉप्टर है। वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए हेलीकॉप्टर की कोई सुविधा नहीं दी। उनने 13 महीने की सरकार चलाई, उस सरकार में भी कोई सौगात नहीं दी। मुझे प्रसन्नता भाई साहब, आपने मौका दिया, माननीय मोदी जी ने मौका दिया। हमने पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा दी है, जिसके माध्यम से कोई भी गरीब आदमी, अगर उसका बच्चा, उसका बड़ा, उसके परिवार का कई हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में है और हॉस्पिटल में आगे इलाज की संभावना नहीं है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तो हम अपनी एयर एम्बुलेंस पहुंचाएंगे जिससे उसकी पूरी आगे की इलाज की व्यवस्था हो सके। ने वो दौर भी देखा है जब इस सारे इलाके की उपेक्षा होती थी, विकास के नाम पर नगण्य था। उस समय जो सरकारें बना करती थी, वो सरकारें समाज को बांटकर, जाति के आधार पर, परिवारवाद का नाम लेकर के और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति लेकर के चुनाव लड़ा करते। हमने यह भी देखा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद को समाप्त करके समाज को एक सूत्र में बांधकर समाज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकासवाद की राजनीति को प्रारंभ किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके साथ ही भाजपा अपने को पार्टी विद डिफरेंस बताने में जुटी है। वो इंडी गठबंधन को अवसरवादियों, परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों का गिरोह बताने में जुट गई है। उनकी पॉलिटिक्स क्या होती थी? पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन। हमारी पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेकर के चलना, जस्टिस टू ऑल, सबको न्याय मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होगा, इस बात को लेकर। दूसरी ओर कांग्रेस भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस विकास पर मोदी और मोहन सरकार को घेर रही है। साथ ही उसने अब इमोशनल कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया है। इसके 3 अलग अलग नजारे एक ही दिन में दिखे। दमोह में जीतू पटवारी ने लोगों को बताया कि किस तरह खाते फ्रीज करने के बाद कांग्रेस के सामने धन संकट है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बहू ने अपनों की दगाबाजी का दर्द बयान किया, तो वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ईवीएम से निपटने 400 लोगों को चुनाव लड़ने की नसीहत देते हुए नजर आए। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये चुनाव आप सबका है। सबने मिलकर तलवार का नाम दिया। इसके पास पैसे नहीं, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास ईमानदारी बिका नहीं। वो एक तरफ बिका, एक व्यक्ति जिसने 50 करोड़ रुपए नकद दिए। ये आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके परिवार का साथी है। हम में से कोई हिम्मत कभी नहीं हारेगा। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? तो उसके लिए एक ही तरीका है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। कुल मिलाकर चुनावी लड़ाई फिलहाल विकास बनाम विनाश और इमोशन पर टिकी हुई है। अब मतदाता विकास के दावों पर मुहर लगाते हैं या भावनात्मक अपील से प्रभावित होते हैं, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। विकास बनाम इमोशनल का, जी हां, लोकसभा का चुनावी शंखनाद रफ्तार पकड़ने लगा है। इसके साथ ही तेज हो गया है वादों, दावों और आरोप प्रत्यारोप का दौर। भाजपा अपनी डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले पर मैदान में है,
तो वो विकास को मुद्दा बना रही है। साथ ही इंडिया अलायंस के खिलाफ उसने अपने पार्टी विद डिफरेंस के स्लोगन को भी आगे रखा है। वहीं विपक्ष अब इमोशनल कार्ड चल रहा है। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने, पार्टी में तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। ईवीएम भी एक बार फिर शक के दायरे में है। अब विकास बनाम इमोशन की इसी लड़ाई पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। चुनाव में कितना चलेगा भाजपा का विकास का दावा। पार्टी विद डिफरेंस के नारे से भाजपा को कितनी मदद। कांग्रेस को चुनाव में क्यों चलना पड़ रहा है इमोशनल कार्ड। डबल इंजन की सरकार से मुकाबले के लिए क्या है कांग्रेस की ठोस रणनीति। तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा से विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि विकास एक तरफ बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य के तमाम विकास कार्यों को लेकर, वहीं फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस इमोशनल कार्ड प्ले करती नजर आ रही है, आखिर क्यों? नहीं, देखिए, कांग्रेस इमोशनल कार्ड नहीं प्ले कर रही, कांग्रेस सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास कर रही है। अगर जीतू पटवारी जी ने बोला है कि हमारे खाते, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दे, तो कोई इमोशनलवादी पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि 400 पार का जो नारा दिया था वो खोखला साबित हो रहा है, इसलिए दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया 400 पार, तो पूरी मशीनरी लग गई है कि साम दाम दंड भेद किस तरह हम 400 पार करें। इसलिए हमारे नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसी को डर दिखा करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसी के बिजनेस धंधे पानी को डर दिखाकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिए हैं, केजरीवाल जी को अंदर कर दिया है। तो अगर इनको 400 पार में अपने गुमान होता तो इस टाइप की हरकतें नहीं करते। तो ये तो 400 पार के अपने आप ढोल पोल खुल गई है। और रही जो बात विकास की बात है, तो हम पूरी दुनिया और पूरा देश, पूरा प्रदेश ये समझने में चूक कर जाता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, भाजपा अपने जगह सही थे कि अच्छे दिन आने वाले, भाजपा के अच्छे दिन आने वाले थे, हम समझने के फेर में हो जाते हैं। विकास हुआ है, देश का विकास नहीं हुआ, भाजपा का विकास हुआ है। उनके 500 करोड़ के कार्यालय बन गए, उनके सब कार्यकर्ता एस्टेब्लिश हो गए, तो विकास तो नो डाउट हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात है, आज उनको सब कुछ समझ में आ गया है। मोदी जी की कोई गारंटी वारंटी नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मोदी जी ने जिन सबसे ज्यादा 10 गारंटियों को प्रचारित किया, जिसका प्रचार प्रसार किया, उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। कोई सिर्फ मोदी जी की जादूगरी जरूर है, जादू दिखा करके आंख में पट्टी लगा देते हैं लोगों के, विज्ञापन की तरह से करके, इवेंट करके बड़े बड़े, कि जिससे हकीकत से आदमी कुछ दिन तक हकीकत उसके नजरों के सामने ना घूमे और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। हम कहते हैं किस तरह की हकीकत कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी थी महंगाई कम करने की, महंगाई कम हुई क्या? बेरोजगारी कम करने का 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी ने, 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? किसानों के दुगनी करने की बात की थी, किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, यहाँ व्यापम जैसा, पटवारी जैसा घोटाला कर दिया, उसके बाद व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र आम जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, किसका विकास हुआ है? देश का विकास हुआ है। उन वर्गों तक विकास की योजनाएं पहुंची है जो कांग्रेस की सरकार में उपेक्षित रहे। पहली बार दिल्ली से गरीब के लिए मकान, गरीब के लिए इलाज, गरीब के घर तक पीने के पानी की व्यवस्था, किसान को किसान सम्मान निधि, ऐसे अभिनव प्रयास मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में बैठकर किए। इसलिए कांग्रेस जो गरीबी हटाओ का नारा लगाती थी, वो गरीबी हटाओ केवल नारा था। गरीबी हटाने के लिए, गरीब से लड़ने के लिए किसी ने, सरकार ने काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। और इस कारण देश में आज गरीबों का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। रही बात कांग्रेस की, जिसने सरकारी एजेंसियों से लेकर हर उस तंत्र का दुरुपयोग किया, इमरजेंसी लगाई इस देश में और विपक्ष को दबाने और किया। बाबरी मस्जिद के नाम पर हमारी सरकारों को भंग कर दिया। और सबसे ज्यादा राज्य सरकारों को भंग करने का काम यदि किसी सरकार के समय हुआ तो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ। और वो हमारी नीयत पर सवाल उठा रहे। संवैधानिक संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे। इनके किसी राज्य में सरकार बन जाती है तो ईवीएम अच्छी होती है, और किसी राज्य में इनकी सरकार नहीं बनती तो ईवीएम खराब हो जाती है। इसलिए कांग्रेस का अपनी विचारधारा में विश्वास नहीं रहा,
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास नहीं रहा, और इन्हें जब लगने लगता है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, तब इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश में पूरा विपक्ष बिखर चुका है, तार तार हो चुका है। इनके बड़े बड़े नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, महापौर, बड़े बड़े पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। देखिए, या तो ये मानते हैं आप तोड़ने का काम कर रहे हैं ना, आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को कोई नहीं तोड़ सकता। जब उसे लगता है कि उसका इस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, उसकी पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है, उसके नेता सिर्फ परिवारवाद में उलझे हुए हैं, अपने पट्टों को उपकृत करने का काम कर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ देता है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने इस देश के प्रत्येक सनातनी की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। इसलिए जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जितने इस भारत माता से प्रेम करने वाले हैं, जितने राष्ट्रवादी सोच वाले लोग हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, साहित्यकार आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, और नौकरशाह, रिटायर्ड नौकरशाह आ रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि भाजपा का जनाधार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। भाजपा के विजन में लोगों का विश्वास है। नहीं, ये देखिए, जैसे विकास की बात करते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सारी संस्थाओं को बेच देंगे, इनका विकास उसी तरह का। हम ये कहते हैं इनसे, ये जो बार बार गिना रहे हैं, अभी इन्होंने पूरा देखिए कि अपना डेवलपमेंट गिनाने के बजाय इनके महापौर आ रहे हैं, इनके विधायक आ रहे हैं। अरे आपकी नीति, आपके कार्यकाल इतने अच्छे क्यों ले रहे हैं हमारे लोगों को? दम है तो अपने दम पे जिता के दिखा दीजिए, और दम है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा दीजिए। अगर एक भी व्यक्ति ने ईवीएम पर प्रश्न उठाया है तो आप दिखा दीजिए, आपकी नीतियां इतनी अच्छी है, मोदी जी का कार्यकाल इतना अच्छा है, दिन रात आप जनता के लिए काम कर रहे हो, दिन रात देश के लिए काम कर रहे हो, तो बिना ईवीएम के चुनाव करा दीजिए, मैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक काम किया नहीं, बस बतौलेबाजी, एक काम किया नहीं, बतौलेबाजी, बड़े बड़े विज्ञापन दे दो। अरे बताइए, महंगाई कम करने के लिए बोला था मोदी जी ने कि नहीं बोला था? महंगाई कम हुई क्या? बेरोजगारी बताइए, तो 5 पॉइंट बोले, उन 5 पॉइंट का जवाब दे दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी क्या कम कर दिया? ठीक है, सुरेश जी का रुक करूंगी मैं, फिर लौटूंगी आपके पास। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला किसने किया? ठीक है, आपके कई सारे नेता। अरे तो आप यहाँ जाते तो कौन सी बात भूल जाते, तो आप उनको अंदर करो ना। आप यहाँ रहने के बाद कैसे दूध के धुले हो जाते हैं? कौन सी वॉशिंग मशीन है ऊपर चल रहे हैं? वो वॉशिंग मशीन का नाम बता दीजिए, वॉशिंग मशीन का नाम पर बात करने के लिए तैयार। चलिए ठीक है, सुरेश जी करूंगी मैं, लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी, फिलहाल जिस तरह लोकसभा चुनाव के हिसाब देख चुकी है, लगातार धुन पकड़ता जा रहा है, वादों दावों का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर, कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश के समीकरण, सुरेश जी? देखिए, राजनीतिक दल चुनाव के समय वादे करते ही हैं, कोई इसमें नया नहीं है। चुनाव घोषणा पत्र भी जारी होता है, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन जब तक आपको इनका मूल्यांकन करके और इस प्रकार के मार्क्स देने की व्यवस्था नहीं होगी कि किस राजनीतिक पार्टी ने सत्ता में आने के बाद अपनी मैनिफेस्टो का कितने प्रतिशत क्रियान्वयन किया, और यही मोटे तौर पर होता है, ऐसा मूल्यांकन करने की अभी लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं है। तो एक तो इसकी तरफ कहीं न कहीं विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, मेरा मानना यह है कि राजनीतिक पार्टियों पर एक तो नैरेटिव होता है, एक विश्वास होता है कि आप किस प्रकार का डिलीवरी दे रहे हैं, किस प्रकार के आपके विजन्स और योजनाएं हैं। तो इस मामले में अभी गठबंधनों की सरकारों के दौर के बाद स्थायित्व की सरकार में जो स्थितियां बनी है, उसके बारे में जनता में अनुकूलता है। विपक्ष ताकत लगा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कल परसों, आपने सबने भी देखा, रामलीला मैदान में 2014 में भी रामलीला मैदान में ऐसी भीड़ हुई थी, और अब भी फिर विपक्षी गठबंधनों ने एक वहां सरकार वो किया केजरीवाल जी की पार्टी के साथ मिल करके। तो दोनों में एक कॉमन मुद्दा था, एक भ्रष्टाचार का। पहले, अच्छा, इसमें एक चीज और कॉमन थी कि वो कांग्रेस पार्टी, वो दोनों में कॉमन थी। पिछली बार क्या हुआ था कि केजरीवाल, अन्ना हजारे, इन सब लोगों ने रामलीला मैदान पर एक आंदोलन किया भ्रष्टाचार को लेकर के कि भाई भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। अभी इस चुनाव में 2024 के चुनाव से पहले फिर भ्रष्टाचार को केंद्र बिंदु में रख करके एक आंदोलन हुआ, और उसमें यह कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को जेल क्यों भेजा जा रहा है। तो एक दो प्रकार की बातें केंद्र में, दोनों चीजें उसमें हैं। जनता के बीच में इसका क्या नैरेटिव सेट हो रहा है, ये सबकी समझ में आ रहा है, सबको देखने में आ रहा है। एक और बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में आज सुबह से मैंने भी कुछ तफ्तीश की है, जिसको कह सकते कुछ खोज की है, वो है महंगाई शब्द जो है। मैं आपको दो बिंदु रखना चाहता हूं। पहला बिंदु ये है कि महंगाई के अंदर, यदि हम महंगाई की बात करते हैं,
तो अटल जी ने 2004 में पेट्रोल का जो मूल्य दिया था उसमें मनमोहन जी की सरकार में 35 रुपए 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई। मनमोहन जी ने नरेंद्र मोदी जी को जो दिया 10 साल के दोनों के कार्यकाल में देखेंगे हम, तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 55 पैसे कम हुआ, यानी कि 35 रुपए 10 साल में बढ़ोतरी हुई है। पहले जो 36 रुपए का 72-75 रुपए हुआ उसके अंदर 100% की बढ़ोतरी हुई, अभी 55% की बढ़ोतरी हुई है। गैस सिलेंडर अटल जी के ने कांग्रेस के यानी मनमोहन सिंह जी को सरकार में 2004 में दिया 267 रुपए का, जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहुंचते पहुंचते 901 रुपए का हो गया और अब उसकी कीमत 910 रुपए है। ये आप गूगल पर आंकड़े देख सकते हैं। मैं महंगाई के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, पर मैं आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं जो ये बताते हैं कि महंगाई का जो बढ़ने का प्रतिशत है वो 10 साल में मनमोहन जी के कार्यकाल में भी कम नहीं हुआ, इनके भी कार्यकाल में नहीं हुआ। मैं इसका एक एग्जांपल देके मेरी बात स्पष्ट करता हूं। मुझे याद है सिटी केबल था भोपाल में, तो और उस समय मनमोहन जी वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में। भोपाल में मुझे उनका साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मिला, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये महंगाई का जो फंडा है इसके बारे में आप तो विश्व के बड़े अर्थशास्त्री हैं, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा जो पॉलिटिशियन अपनी सरकार को दाव पर लगा करके महंगाई बढ़ने की छूट देगा उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। ये फार्मूला मैं कह रहा हूं मनमोहन जी के शब्द है ये, लेकिन आप किसी भी अर्थशास्त्री से यदि पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि जितनी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ करना है उतनी आपको महंगाई बढ़ने की छूट है। जोखिम उठाने वाला राजनेता महंगाई बढ़ने की छूट देता है। एक बड़ी प्रतिक्रिया महंगाई पर मैं अपनी तरफ से देकर के बात खत्म कर रहा हूं, और वो ये है महंगाई का जनता में प्रतिकूल और अनुकूल को प्रतिकूल बनाने का काम विपक्ष का है, उसे करना चाहिए। लेकिन जनता में प्रतिक्रिया कब आती है? जब महंगी चीज खरीदने के बाद आपकी जेब खाली हो जाए। इस समय विपक्ष जो है, मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन इस समय विपक्ष आम आदमी को ये एहसास नहीं करा पा रहा कि महंगाई के कारण आपकी जेब खाली हो रही है। अब वो नहीं हो रही है, इस पर हम कभी फिर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन महंगाई का असर ठोस रणनीति पर काम करने की जरूरत है। सुरेश जी, पवन जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, एक तो सुरेश जी ने बोला मूल्यांकन की बात, तो हम तो मूल्यांकन पे ही जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया था 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ के 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। देखो ऐसे काम किए, हम अपने काम पे जाते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी अपने कामों पे वोट नहीं मांगता, हर बार नए नए पैकेज में नए नए जुमले लेकर के आ जाते हैं। आज ये क्यों नहीं बोलते कि देखो हमने बोला था महंगाई कम करने के लिए मोदी जी ने ये महंगाई कम कर दिया, हमें वोट दो। ये क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देने की, ये हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, हमें वोट दो। ये कभी अपनी बातों पे, कभी अपनी पुरानी बातों पे नहीं, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, पता नहीं कितनी हवाई मारी थी, आज उनको कोई पूरा नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उन बातों की बात करने को तैयार नहीं है। अब रही जो महंगाई की बात, तो मैं माननीय सुरेश जी से बहुत छोटा हूं, मुझे बहुत सारा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं जो लगातार महंगाई चलती आ रही है, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि कई चीजों का रेट बढ़ जाता है। अगर उस 10 साल में एक बार किसी चीज का रेट बढ़ गया, हम उस बढ़े हुए रेट को कोट करें। हम तो जो लगातार चलता आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। खाने का तेल का रेट क्या है, बिजली के बिल का रेट क्या है, रेल का किराया का रेट क्या, हम उस किराए की बात कर रहे हैं जिससे आम आदमी, आम जनता त्राही मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता फिलॉसफी पे काम करती है। उसने भूल जाती है कि हमें जनता ने चुना है, हमें जनता के लिए काम करना है। और सिर्फ अभी आप गिनाओगे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अरे आपको 2014 के बाद से मौका मिल गया, यहाँ 2008 के बाद, अब अपनी बात गिनाओ ना कि हमने काम किया क्या। लेकिन इनकी आधे घंटे की डिबेट नहीं होती कि राहुल गांधी जी आ जाएंगे, आधे घंटे की डिबेट नहीं होती कांग्रेस पार्टी आ जाएंगी। अरे आपने इतना अच्छा काम किया, इतना विकास किया, इतने नियुक्ति पत्र वितरण किए, फिर भी बेरोजगारी कम नहीं हो रही। आपकी काम इतने अच्छे, फिर भी महंगाई कम नहीं हो रही। तो कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा। और रही जो ईवीएम की बात, ईवीएम का देख लीजिएगा, मैं हमेशा डिबेट में बोलता हूं, इनके पास जो मैकेनिज्म है, जिस दिन उस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी उस दिन सब पूरी दुनिया देखेगी कि इनके जीत के क्या आंकड़े थे और किस तरह के मैकेनिज्म से जीता था इन्होंने। आशीष जी, इनको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, बार बार जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन्होंने ये सब मुद्दे उठाए थे, महंगाई की मार से लेकर अपने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी, नकार दिया ना भाई जनता ने बहुत बुरी तरह से, क्योंकि आपके नेतृत्व पर, आपकी नीतियों पर देश की जनता का विश्वास नहीं है। रही बात विकास की, तो आज देश आर्थिक रूप से समृद्धि में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
डिजिटल पेमेंट के मामले में जहां ब्रिटेन अमेरिका नहीं खड़े वहां भारत खड़ा है। टेलीमेडिसिन के मामले में 2 करोड़ लोगों ने टेलीमेडिसिन पद्धति से इलाज कराया है, सरकार की उपलब्धि है। सुकन्या योजना हो, 12 रुपए में आम आदमी को बीमा देने का मामला हो, किसान सम्मान निधि हो, गरीबों को निःशुल्क अनाज देने का मामला हो, जैविक खेती के लिए काम करने का मामला हो, योग के क्षेत्र में रोटी का मामला हो, पेट भरने का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, हम अपन दोनों दौरा करते हैं, देखते हैं कि हकीकत क्या है। आंकड़ों की बाजी करेंगे तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आपको समय मिल चुका है, यही तो हम बोल रहे हैं कि मुद्दों को जनता में नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों को आपकी सरकार के समय जाना रहा है। जनता दुखी है, जनता बेरोजगारी से लड़ रही है, जनता भुखमरी से लड़ रही है, लेकिन आपके मैकेनिज्म के कारण वो हार रही। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, हम दोनों ज्वाइंट के लिए करते हैं। मैं 3 बार इस प्रदेश की यात्रा किया और जनता की जो हकीकत नहीं मिली है, आपने क्या ऐसा काम करते हैं? काम बता देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है। अरे आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है क्या? कांग्रेस के सब नेताओं ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। आपको आपने मोदी जी की जादूगरी की पट्टी बांध रखी है, जादूगर जो दिखाता है वही दिखता है। जब मोदी जी ने पट्टी बांध रखी है, तब उसको पक्के मकान दिखते हैं, आपको अच्छी सड़कें नहीं दिखती, लेकिन आपको नेशनल हाईवे नहीं दिखता, आपको गाँव में कनेक्शन नहीं दिखते, आपको बिजली की व्यवस्था नहीं दिखती। आपने कितनी बदहाली कर दी थी देश की, आज आपको काम होता नहीं दिख रहा है। बिना ईवीएम के और अरे दुनिया के किसी देश का आदमी नहीं आएगा तो कहेगा भारत ने 10 साल में जितनी प्रगति करी है उतनी कभी प्रगति नहीं करी। 10 टन सोना भी आरबीआई ने खरीदा है। ये नहीं दिखती आपको समृद्धि? आपके समय सोना गिरवे रखने की नौबत आ गई थी। सेना के हथियार आज देश में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आज मोदी जी की सरकार के समय पीएम केयर फंड खोल लिया, व्यवस्था वो पूरा पैसा रख लिया और देश का इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला पूरा पैसा रख लिया। आज छापे डालो, कितना पैसा जमा करवाया, करा दिया, छोड़ दो। पर खर्च कर रहा है। हमारी सरकार कर्जा लेने के लिए नहीं गई विदेश में। ठीक है, मुद्दे बहुत सारे पवन जी, लेकिन नहीं लगता कि जो डिलीवरी की बात होती है जनता के बीच कितनी मजबूती के साथ जा रही है। एक तरफ बीजेपी डबल इंजन की सरकार तमाम विकास कार्यों की बात कर रही है, तमाम 370 वाला मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। भाई कांग्रेस की क्या रणनीति है, कैसे इसको काउंटर करेंगे? देखिए, आज 2 तरह से आदमी सरकार राज करता है। इन्होंने दूसरे वाले रास्ते को अपनाया है कि हम भले कुछ न करें, सामने वाले सब जितने विपक्षी उनको कुचल दो। आप ये बताइए आज हम कैसे डिलीवरी देंगे? आज हमारे अकाउंट सीज कर दिए हैं, कैसे हम डिलीवरी देंगे? आज केजरीवाल का अगर उसको अंदर कर दो, कैसे डिलीवरी देगा? इनमें दम है तो स्वतंत्र लोकतंत्र होता ही नहीं है। ये तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाह रहे हैं। फिर भी हम कह रहे हैं, फिर भी हमें पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, जो जनता त्राईमाम है इनके राज में, जिस टाइप से काम कर रही है, जिस टाइप के झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। दूसरा 2 मिनट और टाइम लूंगे, राम की बात जो बहुत बड़ी करते हैं। राम इस देश की जनता के रोम रोम में है, कण कण में है। हमें सिर्फ दुख इस बात से है कि इन्होंने ऐसा प्रचारित किया कि राम देश में थे नहीं। 22 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम का प्रवेश भारत में कराया है। अरे राम की क्या हैसियत है आपकी, राम का प्रवेश कराओ? अरे मैं नहीं जाऊंगा 22 तारीख को, मैं 24 को जाऊंगा, 25 को जाऊंगा, मैं अयोध्या में पड़ा रहूंगा। आपकी दादागिरी है क्या? आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि कब मुझे पूजा करनी है। इन्होंने बना दिया है, धरना प्रदर्शन की परमिशन सरकार से लेनी पड़ती है, उस तरह पूजा करने की परमिशन मुझे मोदी जी को पत्र लिखना पड़ेगा। अरे हम दिन भर पूजा करें, रात भर पूजा करें, सरकारों को भंग कर दिया। आप दूर करिए लोगों के दुख, दूर करिए महंगाई, उसकी बात नहीं करेंगे। बतौलेबाजी। इसके साथ एक और सवाल है कि संगठन में मजबूती की जरूरत है ना पवन जी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और जिस तरह स्थिति बनी, संगठन में मजबूती की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ताओं को कई बार सर्वे के नाम से कई तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, वहां पे जरूरत है। हमारा एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जो हमें छोड़ के जा रहा है, हमें उस चीज का भी दुख है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुखी है, प्रताड़ित है, किस तरह से उसके साथ प्रलोभन, सत्ता का दुरुपयोग करते उसको लिया जा रहा है। ये सब जग जाहिर बात है। नहीं तो चुनाव को 2 दिन पहले ऐसा क्या बढ़ता है, ऐसा क्या डबरू बजा दिया मोदी जी ने कि सब जाने पड़े हैं। ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हम 400 पर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, पूरा
छिंदवाड़ा में लगा हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि जितना डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में नहीं हुआ है, उसके बाद भी मोदी जी से लेकर अमित शाह तक उसको प्रेस्टीज पॉइंट बना रखे कमलनाथ जी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे दम है तो निष्पक्ष चुनाव कराओ। अगर आपका लोकतंत्र में विश्वास होता तो भारतीय जनता पार्टी का नेता यह कहता कि हमें स्वस्थ विपक्ष की जरूरत है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये तानाशाही के संविधान से चलाना चाहते। हम 29 की 29 सीट, अरे क्यों आएगी 29 की 29 सीट यार? आपको इतना बहुमत मिल गया, आपको करना होता तो कर लेते। इनको करना धरना कुछ नहीं, ये सिर्फ तानाशाही के संविधान से चल के इस संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए इनको 400 पार की बात कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, एक छोटा सा जवाब, फिर सुरेश जी करोगे। बिल्कुल 400 पार इस देश की जनता भाजपा को और मोदी जी को इतना बड़ा जनादेश देना चाहती है। और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस देश हित के लिए आवश्यक है वो 400 के बहुमत के साथ हम पूर्ण करेंगे। और ये देश की जनता की भावना है, वो इतना बड़ा बहुमत देना चाहती है। मतदाता का आप हाथ थोड़ी पकड़ सकते, उसके मन में जाके आप थोड़ी घुस सकते। उसके मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की इच्छा है, उसके मन में मोदी जी जैसा नेतृत्व पुनः स्थापित करने की इच्छा है। और इसलिए जब जनता की इच्छा होती है तो विपक्ष कुछ नहीं कर पाता। आप रोकिए ना अपने नेताओं को, जो प्रलोभन में आ रहे, जो डर में आ रहे, दबाव में आ रहे, सब राजी खुशी अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस डूबता जहाज है। राहुल गांधी के नेतृत्व में किसी की आस्था नहीं बची है। कांग्रेस खुद तानाशाही चला रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे इनके पदाधिकारी हो, वो सब तानाशाही से घिरे हुए हैं। और वो पार्टी हमारे ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रही है, जिसकी नेता इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाही देश में कोई नहीं हुआ। इस 2 साल तक आपातकाल के नाम पर कई सारे हजारों लोगों को जेल के अंदर अमानवीय यातनाएं दी। और इसलिए इनको इस तरह की बात करने का अधिकार नहीं है। देश की जनता का मन बन चुका है, अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। ठीक है, समय की कमी। आपकी प्रतिक्रिया सुरेश जी से विकास बनाम इमोशनल कार्ड पर हम चर्चा कर रहे थे, इसी पर कमेंट, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। सुरेश जी देखिए, 2 बातें पहले समझने की हैं। और पहला ये कि जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, ये आइडियोलॉजिकल परिवर्तन भी हुआ है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा ने देश में लंबे समय राज किया। अब भाजपा जनसंघ की विचारधारा जो है, उसको सत्ता मिली हुई है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है, राम मंदिर के दर्शन करने का सबको अधिकार है। जब जाना चाहेगा जब जाएगा, किसी के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। जो बात उठती है वो केवल ये उठती है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रतिष्ठित नेता और प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, राम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। ये कंफ्यूजन है, इसको दूर करना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि तानाशाही है तो तानाशाही में, जैसा कि आशीष जी ने भी कहा है और मैं समझता हूं अधिकांश देश के लोग जानते हैं कि आपातकाल के अंदर जो बर्बरता हुई, इंदिरा जी ने नहीं की होंगी, करी होंगी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। जनता का मैंडेट जो है जेल में बैठे हुए नेताओं को आया था। यदि आज नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं तो जनता का मैंडेट निश्चित रूप से घर बैठी हुई कांग्रेस के पास आए, ये मानना पड़ेगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी आप ईवीएम की बात कर लें, चाहे किसी भी मुद्दे की बात कर लें, जब तक आप जनता से कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। मैं इनकी देखना होगा, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, जनता से कितनी कनेक्टिविटी और उसका मैंडेट क्या देती है जनता। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के। तो विकास बनाम इमोशनल कार्ड, मध्य प्रदेश की स्थितियां, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में दावे वादे आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तुल पकड़ रहा है। हालांकि जनता को तय करना है कि उसका नेता कौन होगा और वो 4 जून को हमारे सामने होगा। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।